हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी खासी चल रही होगी और आप तैयार भी होंगे इसके लिए। आपकी तैयारी और बेहतर हो सके इस वजह से हम लगातार प्रीवियस ईयर के पेपर करवा रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का कोई सा भी एग्जाम हो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर हो जाता है। उससे आपको कंप्लीट आइडिया भी लगता है किन किन टॉपिक पर आपको फोकस करना है। और बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे रेलवे में रिपीट भी होते हैं, जैसे ग्रुप डी के पेपर एएलपी टेक्नीशियन में रिपीट हुए हैं कई सारे क्वेश्चन, और एनटीपीसी के ग्रुप डी में। तो आप ये मत सोचिए कि एलपी का है तो हम एनटीपीसी की तैयारी करें तो हम ये क्यों पढ़ें, नहीं। मैथ साइंस जो होती है, जीएसजी के क्वेश्चन वो सारे के सारे मिलते जुलते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो आप ये भी मान के चलिए, चाहे आप एलपी ग्रुप डी एनटीपीसी किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको भी ये पार्ट देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है, सब में आएंगे वही, फिजिक्स मैथ ऐसे करके सारे ही आएंगे। तो आज शुरू करते हैं 57 नंबर पार्ट। और दोस्तों, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप समझ जाएं कि नए वीडियोस आ चुकी हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन ये कह रहा है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं आपको अच्छे से समझाने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक सीक्वेंस दिया है, बोल रहा है इस पूरे को हल करने पर क्या उत्तर आएगा। तो पहला कथन देखो, पहले में कह रहा है डॉलर का तात्पर्य ये है, और ऐसे इसे करके पूरे सिंबल्स दिए हैं। तो पहले हम इसको पहले कथन के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं, क्या आंसर आ पा रहा है या फिर नहीं आ पा रहा। तो देखो, 14 लिखा है, 14 लिख दो। डॉलर आपको देखो पेपर में सॉल्व नहीं करना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा पेपर में आपको क्या करना है। देखो 14 लिखा है, डॉलर का तात्पर्य है माइनस, तो माइनस हो जाएगा 20, और यहाँ पर ये ऐसे बना हुआ है स्टार, तो इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस का हो जाएगा 8। हैशटैग जो लिखा हुआ है, हैशटैग का तात्पर्य है भाग, तो भाग हो जाएगा यहाँ पर 4। समझ गए आप ऐसे। तो सबसे पहले हमें भाग सॉल्व करना होता है, तो 4 दूनी 8 दो बार में जाएगा, और 2, और ये हो जाएगा 16, 14 2 16, 16 में से 20 गया तो आएगा माइनस का 4 हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, इतना आएगा। तो इसका मतलब हमने सॉल्व कर लिया। अब आपको पेपर में क्या करना है, पेपर में ये करना है कि देखो सारे सिंबल्स की मान दे के रखा है, डॉलर की वैल्यू ये है और स्टार की वैल्यू ये है, हैशटैग ये है। अब ऐसा कोई सिंबल नहीं बचता है जिसका यहाँ पर मान ना दिया हो। ठीक है, तो यहाँ से हम सही कह सकते हैं कि डायरेक्ट सही, आपको सॉल्व नहीं करना। दूसरा क्या करा है, $14 20 और 8 की वैल्यू 25 है, डायरेक्ट मतलब करा है इस पूरे की वैल्यू जो है इतनी वाली 8 तक, इसका मान होता है 8। तो फिर हैशटैग और 4 का हम क्या करेंगे, 4 की तो वैल्यू कहीं दिया नहीं, ना इस पे दिया ना इस पे दिया है। तो कुल मिला के दूसरे वाले से हम पता नहीं लगा सकते हैं, केवल पहला वाला जो है इसी से हम सही कर सकते हैं। तो देखो सही उत्तर हो जाएगा इसका चौथा, मात्र कथन फर्स्ट पर्याप्त है जबकि केवल कथन सेकंड पर्याप्त नहीं है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। पहला उत्तर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है, ये क्वेश्चन कर रहा है पाइप ए और सी किसी खाली टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटा में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो पहले बना लो, ए कितने घंटे में, 32 घंटा में। इसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सी 48 घंटे में, और जो कि बी है वो खाली कर रहा है इसलिए माइनस लगा दिया, और वो 24 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, अब इन तीनों की अगर हम क्षमता निकाल लें तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 96, लिख दो। अब 32 से भाग देंगे 96 का, तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पर लिख दो 3। 48 दूनी 96, तो यहाँ पर आएगा 2, और ये करेंगे कितनी बार में, 3, ये जाएगा 4 बार में जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो 4। इसका मतलब ए की क्षमता 3 है और सी की 2 है, जबकि बी जो कि खाली कर रहा है 4 खाली कर देता है 1 मिनट में। अब कह रहा है यदि तीनों पाइप को इकट्ठा खोल दिया जाए मीन्स एक साथ, तो टैंक को 2/5 भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो देखो टोटल टैंक है 96, उसका 2/3 हिस्सा भरना है, तो 3 एकम 3, 3 त्रिकोण 9 और 3 दूनी 6, यानी कि 32 दूनी 64। तो टोटल हमें भरना है 64, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 64। ठीक है, तो यहाँ पर भरना है 64, और कह रहा है तीनों को खोलना है। तो देखो ये मिल करके भरेंगे 3 2 5 5 भरेंगे, लेकिन ये 4 खाली कर देगा, तो एक ही तो एवरेज भर पाएगा भाई। 1 घंटे में 5 भर दिया, उसी घंटे में 4 ये खाली कर गया, तो एक ही तो भरा होगा, तो 1 बच रहा है, तो 1 से भाग देंगे, तो 64 से भाग देंगे तो 64 घंटे ही लगेंगे। तो इसको भरने में टैंक को 64 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 8% साधारण वार्षिक ब्याज के दर पर कोई धनराशि 2.5 वर्षों में 300 हो जाती है, तो निवेशित धनराशि क्या है, यानी कि कितने रुपए हमने लगाए थे, ठीक है, ये बताना था। तो धनराशि कह रहा है 2.5 वर्षों में 300 रुपए हो जाती है। तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 300 रुपए, टोटल 300 रुपए हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो ब्याज अगर आएगा तो 300 में से मूलधन हटा लो तो ब्याज ही बचेगा, और पी हमने मान लिया वहां पर कि एक्स होगा, इंटू में आर का मतलब 8% और टी कितना है, ये दिया है 2 सही, तो इसको हम कर सकते हैं 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी कि 5 बटे नीचे आ जाएगा 2, और गुणे में लिख दो 100, तो ये हो जाएगा 100। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, इसको चाहो तो काट दो, 2 एक कम 2, 2 चौको 8 हो जाएगा, ठीक है, और 4 पंचे हो जाएगा 20, 20 से 20 लिखेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और इसको फिर से काट दो, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 5 आएगा। कुल मिलाकर कहना चाहता है 300 माइनस का x बराबर में आ जाएगा x अपान में 5, ठीक है। इसको इधर गुणा करा दो तो 3 पचे 1500 आएगा, तो ये हो जाएगा, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, 1500 माइनस का 5x बराबर का x, इतना आ जाएगा, ये x है, यहाँ पर ऐसे कर लो, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं, तो ये इधर जाएगा तो 6x हो जाएगा, यानी कि 1500 बराबर 6x हो जाएगा, तो लिख दो 1500 बराबर में 6x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ कर लेता हूँ 1500 और बटे में आ जाएगा 6, इसको काट दो तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 बचेगा, 6 पंचे 30 यानी कि 250 रुपए आ जाएगा। तो 250 रुपए उन्होंने जमा करा था, तो बताना है धनराशि क्या थी, तो धनराशि हमारी 250 रुपए थी। तो देख लो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 250 रुपए। तो ऑप्शन के हिसाब से आ भी रहा है, चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, वेन डायग्राम है, और इसमें कहा जा रहा है वेन डायग्राम में आदमी, पिता और डॉक्टर। तो देखो आदमी, पिता और डॉक्टर का संबंध सबसे अच्छा कौन बनाएगा। तो देखो अगर हम इसको मान ले थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर आदमी, तो जितने भी आदमी होते हैं तो आदमी तो होंगे ही होंगे, तो सारे के सारे जो पिता होंगे या फिर डॉक्टर हो सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर देखो सारे आदमी, तो मैं इसको एक और बना लेता हूँ यहाँ पर छोटा सा, ठीक है। सभी आदमी, आदमी में लिख देता हूँ ए, सभी आदमी क्या होते हैं, पिता होते हैं। तो जरूरी नहीं कि डॉक्टर सारे के सारे पिता ही हों, लेकिन ये फिक्स होता है कि जितने भी आदमी होंगे वो डॉक्टर होंगे। तो यहाँ पर देखो इसको मैं अगर डी लिख देता हूँ, और इसको इधर वाले को लिख देता हूँ एक पेरेंट्स, यहाँ पर ये हो जाएगा पिता, पिता मतलब कि फादर। तो ऐसा करके कुछ बनेगा। तो ऑप्शन पे देखो सही उत्तर इसका हो जाएगा तीसरा वाला, खास वैसे ही हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा तीसरा है। ऐसे क्वेश्चंस की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे और कर भी पाएंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बता देना, मैं इसकी वीडियो अलग से बना दूंगा सारे क्वेश्चन को लेकर के। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा जा रहा है कथन में कह रहा है कि गाँवों में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बस रहे हैं, यानी कि गांव के लोग जो हैं वो भविष्य की बेहतर बन सके उनका भविष्य, इसलिए शहर में रहते हैं। अब निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, सरकारी अफसरों की गांवों में अनिवार्य नियुक्ति होनी चाहिए। देखो ये तो बात नहीं हो रही कि नियुक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। शहरों और गांवों के मध्य परिवहन सेवाओं में वृद्धि होनी चाहिए। तो ये भी देखो उल्टा ही भाग रहा है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इनमें से कोई सा सही नहीं, ना पहला और ना ही दूसरा। तो सही उत्तर देखो हो जाएगा चौथा नंबर का, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सही उत्तर इसका है, कोई भी सही नहीं है, तो चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक दे के रखा है और इसमें संबंध बताना है। वी दिया है, ओम दिया है, तो हमारे पास फार्मूला होता है V इक्वल आई इंटू में आर, ठीक है। तो V की वैल्यू है 18 और I की वैल्यू क्या दिया है, I हमें निकालना है, और R है 3। तो इस 3 का भाग दे दो, 18 3 से भाग करेंगे 18 को तो 6 आएगा, 3 छंग 18, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो बस सही उत्तर हमारा हो जाएगा 6 एम्पियर। तो धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अनुक्रम का लुप्त पद विकल्पों में से चुनना है हमको। तो यहाँ पर कह रहा है Y 25 है, W 23 ऐसे करके लिखा गया है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो इनका क्रमांक लिखा गया है, ABCD को अगर हम ABC लिखें, A को 1 माने, B को 2 और C ऐसे करके 3 मानते चले जाएं, तो ये सारा का सारा क्रम लिखा है। अब कह रहा है मिसिंग नंबर बताना है, तो मिसिंग नंबर का मतलब यहाँ पर क्या आएगा वो हमको बताना है। तो पहले इनके बीच का हम सीरीज जान लेते हैं कि गैप कितने कितने का है।
तो ध्यान से देखो, ये है 25 के बाद आता है 2 कम कर दो 23, 23 में 2 कम 21 आएगा, 21 में 2 कम किया तो 19 आएगा, और 19 के बाद आएगा 17, और 17 के बाद आएगा 15। तो देख लो 17 कौन से नंबर पे आता है, तो 17 में आता है Q। ठीक है, तो यहाँ पर Q आएगा, इसके बाद फिर आ जाएगा 15। तो आप देख लेना, हमें सिर्फ एक टर्म बताना है, तो Q की वैल्यू 17 आ जाएगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से 4 दिए गए हैं और जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब, यानी कि अगर इसको रखें तो जल में इसकी छवि कैसे बनेगी, प्रतिबिंब कैसे बनेगी। तो देखो, जो भी ये हमारा ऐसे है वो हमेशा ऐसे चेंज हो जाएगी जो लाइन होगी। तो देख लो, पहले ये लाइन ऐसे, तो ये कुछ ऐसे चेंज हो जाएगी। तो देखो लाइन तो सब में वही है इसको छोड़ करके, लेकिन अब इस वाले को ध्यान से देखो, तो ये वाला जो लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये जो लाइन थी, अब ये लाइन हो जाएगी ऐसे करके। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा लास्ट वाला, यानी कि डी। बाकी किसी में ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन लास्ट का हो जाएगा डी वाला सही उत्तर है। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ से डी उत्तर है। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि चौथा में, 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक समांतर रूप से जुड़े हैं। समांतर का मतलब समांतर श्रेणी में जुड़े हैं, जैसे निकालते थे ना R1/R1 + R2, इस क्रम में जुड़े हैं। फिर आगे, यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जुड़ा हुआ है, संयोजन का समकक्ष यानी कि तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर हो जाएगा। तो देखो, ये 2 जुड़े हैं समांतर क्रम में और अगला जुड़ा है श्रेणी क्रम में। तो पहले समांतर क्रम को देख लो, तो 1/R की वैल्यू होती है 1/, पहला जो होता है प्रतिरोध 10, और दूसरा भी कह रहा है समान है, का मतलब क्या, दूसरा भी 10 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/10, क्योंकि नीचे सेम है तो 1 + 1 किया तो 2 आ गया। अब काट दो इसको, 2 × 2 2 × 10, यानी कि 1/R की वैल्यू आ गई 1/5। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी 5। तो R की वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ से, R = आ गया 5। इसका मतलब इन दोनों की जो प्रतिरोध है इनका, ये आ गया R। अब दूसरा है 10 ओम, तो 10 ओम है श्रेणी क्रम में, तो हम कहेंगे टोटल अगर हम निकालेंगे R, तो R1, इसको R1 मान लो, प्लस R2 निकाल लो। तो R1 कितना निकला है 5, और दूसरा क्या है 10 है, तो 10 5 10 हो जाएगा 15। बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा 5 10 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। कुल मिलाकर कहना चाहता है गतिज ऊर्जा में वृद्धि कब होती है। तो हमें पता है फार्मूला हमेशा होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है 1/2 mv²। अगर हम उसका क्या बढ़ा देते हैं, इसकी अगर हम गति बढ़ा देते हैं तो ये देखो बढ़ जाएगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी भी इसकी बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष वाला, इसको समझते हैं। इसमें से कह रहा है, तर्क दे रहा है, महान अलेक्जेंडर नश्वर था, यानी कि महान जो अलेक्जेंडर थे वो नश्वर था, कभी ना नष्ट होने वाले, कभी ना मरने वाले। अनुमान हम क्या लगा सकते हैं, महान अलेक्जेंडर मानव था, महान अलेक्जेंडर ग्रीक है। तो देखो, अलेक्जेंडर की बात हो रही, और अलेक्जेंडर एक महान मानव था, ये बात तो ठीक है, लेकिन महान अलेक्जेंडर ग्रीक है ये नहीं पता चल पा रहा इससे कि ग्रीक के थे, अमेरिकन थे, कहाँ के थे। तो ये भले ही सही हो, ग्रीक के हो, लेकिन यहाँ तर्क में कुछ नहीं दिया गया, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। केवल पहला ही हमारा सही उत्तर होगा इसका। देख सकते हो आप कि पहला सही है, केवल धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आया है, देखो कल देखा होगा इस सेप्ट में भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन, और इसमें भी रिपीट हुआ था। निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है, सतही का मतलब सरफेस पे होने वाली जो एक्टिविटी है वो है। तो वाष्पीकरण है, तो वाष्पीकरण सतही एक घटना है। ये ग्रुप डी में पेपर में पूछा गया था, कब, अक्टूबर में पूछा गया था, शायद 20 वाले सेट पे आया था, पहला या दूसरा इतना याद नहीं है, लेकिन ये पूछा गया था ग्रुप डी में 22 अक्टूबर को। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन था, ऐसे ही करके, बस ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर करा था, वाष्पीकरण को पीछे कर दिया, उसको आगे पीछे कर दिया था, ऐसे करके। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, देखो अगले क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। इसमें कह रहा है, यदि कोड में ग्रीन को ITGGP लिखा जाता है तो इसी कोड में पिंक को कैसे लिखेंगे। तो पहले देखो, G को हमने I कैसे लिखा होगा, इसके पीछे जानते हैं। H एक गैप कर दिया, I लिख दिया। R के बाद देखो ST एक एक का गैप हो रहा है, E के बाद F एक एक का गैप हो रहा है। तो वैसे देखो पिंक PINK, तो P के बाद Q गैप कर दो, R लिख दो। वैसे I के बाद क्या करोगे, J गैप कर दो, K लिख दो, तो K हो जाएगा। वैसे N के बाद O आएगा, फिर आएगा P, तो RKP कहाँ पर लिखा है,
RKP देखो इनमें किसी में नहीं लिखा, सिर्फ लास्ट वाले में लिखा है। बाकी हमें लास्ट वाला मिलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 3 लेटर हमारे मिल गए हैं। ठीक है, तो बस सही उत्तर हो जाएगा हमारा चौथा वाला। अगला क्वेश्चन है, इस पे कहा जा रहा है उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो जरा ध्यान से देखो, इसमें वावल नहीं देखेंगे क्योंकि ए और ई दोनों ही वावल हैं। हमें लाइन गिननी है। देखो 1 2 3, इसमें कितनी लाइन? 3 लाइन। इसमें 1 2 3 सीधी लाइन यानी कि 3 लाइन। इसमें देखो 1 2 3, इसमें भी 3 लाइन। जबकि इसमें लास्ट वाले में 1 2 3 4 लाइनें हो रही हैं, बाकी सब में 3 3 है। तो यही तो अलग हो गया ई वाला यानी कि चौथा नंबर। तो बस सही उत्तर हमारा हो जाएगा चौथा, ये लास्ट आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है, यानी कि जो ऑप्शन दिया है उनमें से सबसे छोटा, जो 8 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो हमें बताना है। तो चाहे तो आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, फिर डिवाइड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप एक एक नंबर उठा के डिवाइड कर सकते हैं। देखो अगर हम 64 को देखेंगे तो ये होता है 80 का स्क्वायर, लेकिन सबसे छोटा बात कर रहा है तो सबसे छोटा हम पहले ऑप्शन लेते हैं ये वाला 3600। अब 3600 को ध्यान से देखो, 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि हमें ये देखना होता है यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने ट्रिक पूरी बताई है डिविजिबल विभाज्यता का नियम वाला। अगर आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के नीचे आप चेक कर लेना, लिंक मिल जाएगा उसकी। ठीक है, तो मैं फिलहाल के लिए बता देता हूँ। 8 से इसको जब भी हम चेक करते हैं काटने के लिए तो लास्ट की 3 डिजिट हम हमेशा देखा करते हैं। तो लास्ट की अगर 3 डिजिट देखेंगे तो ये लिखा है 3600 और इसमें 8 से काट रहे हैं तो 3 डिजिट देखो 600। तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 4 बचेगा, 8 पंच 40, यानी कि 8 से ही कट रहा है। अब आगे देखो अगला, मान लो कि 3600 लिखा है, 15 से काटना है तो 15 से तो कट ही जाएगा। देखो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 लिखेंगे, 15 चौको 60, ऐसे करके कट जाएगा। 20 से कैसे कट जाएगा? देखो लास्ट में 0 है तो 0 से 0 कटेगा। फिर ये सम संख्या है, सम संख्या 2 से तो कट ही जाएगी। तो ये सबसे अच्छा जो सबसे छोटा है वो है 3600। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा 3600। अगला क्वेश्चन है, तर्क है आईटी मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने अपनी नौकरी खो दी है। क्यों खो दी है? क्योंकि आईटी में मंदी आ गई है। अनुमान हम क्या लगा सकते हैं? आईटी क्षेत्र की नौकरियां असुरक्षित हैं, ये कह सकते हैं। देखो यहाँ पर असुरक्षित की बात नहीं हो रही, कह रहा है कि इंजीनियरों की नौकरी खतरे में है क्योंकि मंदी आ गई है। तो कोई और भी रीजन हो सकता है, असुरक्षित की बात नहीं हो रही है। दूसरा, आईटी सेंटर कंपनियां अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से मुक्त करती हैं। तो देखो मुक्त करती हैं या नहीं करती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो बात हो रही है वो मुक्त करने की नहीं हो रही है। ठीक है, कि मुक्त करना देने की भाई तुम्हारी छुट्टी हो गई, जाओ तुम रिटायर हो गए, तो ऐसी भी बात नहीं हो रही है। तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। देख लो इसके हिसाब से ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये 1 और 2 दोनों ही निहित हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो घूम फिर कर फिर आ गया है क्वेश्चन। उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आप लोग एक काम नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सिर्फ लाइक करना है आपको। लाइक करने में सिर्फ दबा देना है, आपको लाइक हो जाएगी वीडियो, उसमें कुछ मेहनत नहीं करनी है, आधा सेकंड भी नहीं लगना है। तो उम्मीद है आपने सब्सक्राइब किया होगा और लाइक भी कर दिया होगा। देखो इसमें कह रहा है, इसमें बिंदी गिनो पहले, तो 2 अंदर हैं और 3 बाहर, तो टोटल कितनी बिंदी? 5 बिंदी हैं। और इसमें देखो, इसमें 4 3 7 बिंदी हैं। ठीक है, इनका रिलेशन क्या बन रहा है कि देखो 3 कोना है तो 5 बिंदी, और अगर 5 कोना है तो 7 बिंदी, यानी कि 2 प्लस करके हम बिंदियां लगा रहे हैं। 4 है, 4 कोने, तो यहाँ पर कितनी बिंदी हो जाएंगी? 4 2 6, यहाँ पर लिखा हुआ 6 बिंदी। इसमें देखो, इसमें से कितने कोने हैं? 1 2 3 4 कोने हैं तो कितनी होनी चाहिए? 6 बिंदी होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर बिंदी कितनी है? 4 है। तो बस हमारा यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी वाला, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गलत आंसर दिया गया था वो सी, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा इसका डी। ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए था? अगर कुछ लगता है तो आप एक बार जरूर बताना। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और आगे वाले क्वेश्चंस हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो हमारा अगला पार्ट होगा। अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, आप क्लिक करके अगला पार्ट भी देख सकते हैं। तो एक बार आप इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा।
साथ ही साथ अगर आप कंप्लीट ये पेपर देखना चाहते हैं, हमने जब से शुरू करा है 1 पार्ट से, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे पिछले वर्ष का पेपर। उस पे क्लिक करेंगे तो सारे पार्ट्स आपके सामने खुल करके आ जाएंगे और जहां से आप चाहें आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मैथ की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की अलग से प्लेलिस्ट बनी है गणित वीडियोस के नाम से, वहां से आप चेक कर सकते हैं। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी थी कि सर इंटरव्यू जो होता है रेलवे का वो आप लेके दिखाइए, वहाँ पर कैसे काम करना होता है, क्या कुछ करना होता है। तो अगर आप उसकी वीडियोस देखना चाहते हैं रेलवे के जो इंटरव्यू हमने लिए हैं, तो हमारे चैनल में अलग से एक प्लेलिस्ट बनी होगी रेलवे इंटरव्यू के नाम से, तो आप उस पर क्लिक करने में आपको मिल जाएगी। या फिर जिस वीडियो को आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना, किसी एक इंटरव्यू की मैं लिंक दे दूंगा, लेकिन आप कंप्लीट इंटरव्यू देखना चाहते हैं सारे के सारे, तो हमारे चैनल की अलग से प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे रेलवे इंटरव्यू, उस पर क्लिक करके आप आसानी से देख पाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।